Hello everyone. So welcome back to my channel with a new series that is World Geography. As you can see on the screen, that I'm going to open a new Pitara with all of you, and this new Pitara with World Geography will give you a lot. So I'm damn sure about that. And in parallel, we have started the new series with economy and governance also. आप ये नहीं सोचिएगा कि हमने पैरेलल में 2-3 सीरीज स्टार्ट की हैं और सबको बीच में ही लटका दिया है। नो, अच्छी चीजें आने में समय लगता है। आपको कोई भी वीडियो ऐसी नहीं लगेगी जिसके अंदर किसी तरीके की इंप्रूवमेंट नहीं की गई है। तो अब हर वीडियो के अंदर एक नया और एक वेल अरेंज्ड सिंप्लीफाइड कंटेंट आप लोगों को दिया जाएगा। और जैसा आप देख रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में, वर्ल्ड ज्योग्राफी कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल जो चीजें होती हैं वो आपको मैपिंग से करनी पड़ती हैं। विदाउट मैप ज्योग्राफी जो है उसका कोई मीनिंग या वो सिंप्लीफाइड हो नहीं पाती है। तो इट टेक्स टाइम। तो I'm assuring all of you that the content which you will be getting will be very sophisticated and will help you a lot. Okay, so let me start with the very first lecture of world geography. Before starting it, I'll be giving you some tips about this subject, the roadmap of this subject as usual, जैसे मैं आप लोगों को देता हूँ कि किस तरीके से आपको आगे चलना है और किस तरीके की स्ट्रैटेजी इस सब्जेक्ट को करने में आप लोगों को अडॉप्ट करनी है। देखिए, ये हमेशा से एक सवाल रहा है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी बच्चों को काफ़ी एक कन्फ्यूजन के अंदर डाल देती है और कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस जो हमारा है एग्ज़ाम के लिए वो डाउन चला जाता है, बिकॉज़ जो टर्मिनोलॉजी है वो एक सही अरेंजमेंट ना होने की वजह से वो हमारी मिस हो जाती है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि ज्योग्राफी अगर आप करना चाहते हैं तो आपका साथी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैप है। अगर आप बिना मैप के चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आप बहुत गलत ट्रैक पर हैं। आप अपनी एनर्जी जो है वो सही तरीके से नहीं लगा पाएंगे। आपके पास एनर्जी है, आप उसको फैला के फेंक रहे हैं, लगा रहे हैं, वो एक डायरेक्शन में कन्फाइंड नहीं है। सो दैट मीन्स दैट विल नॉट बी गिविंग यू द आउटपुट। ओके, तो मेरी सभी को एक ही नसीहत है ज्योग्राफी को लेके, अगर आप अपना ज्योग्राफी पे समय व्यतीत कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपने मैप बुक जो है, एटलस है, वो अपने पास रखना चाहिए। और जहां तक मेरे से हेल्प होगी मैं आप लोगों को बहुत ही सिंप्लीफाइड और वर्कड आउट जो कंटेंट होगा आई विल बी गिविंग टू ऑल ऑफ यू। और प्लीज इस चीज को माइंड ना करें कि 1-2 दिन का जो गैप आ जाता है तो कहीं ना कहीं चीजें लाने में जो है वो समय लगता है। बट आई प्रॉमिस ऑल ऑफ यू कि जितने सब्जेक्ट हमने यहाँ स्टार्ट किए हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो डेफिनेटली वो एग्जाम से पहले मैं आपको वो फिनिश करके दूंगा और आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। आप देखते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे ग्लोब में 7 कॉन्टिनेंट्स आते हैं और 7 कॉन्टिनेंट्स की जो जानकारी है वो आपको होनी चाहिए। जैसा कि आप नाम देख पा रहे हैं, एशिया जहां हम है, यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। So this is how the 7 continents are there, and some important oceans you can see around them. That is Arctic Ocean, Pacific Ocean, Indian Ocean, Atlantic Ocean. Again, this is a Pacific Ocean. Okay, so these four, the major oceans are Arctic Ocean, Atlantic Ocean, Pacific Ocean, and Indian Ocean. तो सबसे पहले माइंड में पिक्चर क्रिएट करनी है हमारी वाटर बॉडीज के बारे में और हमारी जो जो लैंड कॉन्टिनेंट्स हैं, जो लैंड एरिया है, जो 7 कॉन्टिनेंट्स का जो हमने बताया, ये आपको एक क्रिएट होना चाहिए। आई थिंक ये सबको पता है। और ये एंटार्क्टिका हमारा रह गया था। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, लाइक दैट। ओके, फाइन। नाउ ये एक मैप और मैंने मेरी वीडियो में दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे मेल कर सकते हैं। वन मोर थिंग इज, आप मुझे मेल करें। मेरे चैनल पर मेरी मेल दी गई है। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, किसी तरीके का कंटेंट आपको जरूरत है, जैसे ये पीडीएफ है तो पीडीएफ आई विल बी गिविंग यू ऑन द मेल। ओके, तो आप मुझे मेल करें, आई विल बी हेल्पिंग यू आउट इन दैट। सो सम ग्राफ्स आई हैव टेकन हियर। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे ग्राफ्स हैं जिसमें काफी जो चीजें हैं आप देखिए, इस तरीके से जूम करके आप चीजों को देख भी सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ आपके लिए काम किया है। सबसे पहले टॉपिक नंबर 1, बहुत ही बेसिक लेक्चर ये होने वाला है। धीरे धीरे हम
एक एक कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट के पार्ट्स को भी लेंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पे कॉन्टिनेंट कितने हैं हमारे? 7 हैं। मैंने यहाँ आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। साइज के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ इनको अरेंज कर दिया है। आप देखते हैं एशिया सबसे बड़ा, देन अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को आप ओशिनिया के साथ भी पढ़ते हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर डिक्रीजिंग साइज में देखें तो हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनका ये ऑर्डर रहता है। इनके सामने मैंने यहाँ 49 कंट्रीज, दैट मीन्स नंबर ऑफ कंट्रीज यहाँ पे मैंने डिस्कस की हैं। अफ्रीका के अंदर 54 है, जिसमें से 48 जो है कंट्रीज और 6 आइलैंड कंट्रीज हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक तरीके से ये डिस्कस किया है। उसके बाद ये आप खुद पढ़ सकते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन इसकी जरूरत नहीं है, खामखा लंबी जो वीडियो है वो खींचने से कोई फायदा नहीं है। पॉपुलेशन वाइज देखें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो आज हमारी 7.8 बिलियन के अराउंड है। और अगर पॉपुलेशन वाइज देखें तो एशिया सबसे आगे है, अफ्रीका है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, एंड देन आफ्टर देयर इज ऑस्ट्रेलिया। ओके, और यहाँ पर मैंने नीचे परसेंटेज को मार्क किया है कि इतना परसेंटेज यानी कि 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन एशिया में रिसाइड कर रही है, 16% अफ्रीका में है, देन यूरोप है, देन नॉर्थ अमेरिका है, देन साउथ अमेरिका है। ठीक है, सो सबसे पहले हमें साइज और पॉपुलेशन वाइज चीजों का पता लगा। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया को एज ए कॉन्टिनेंट जब आप पढ़ते हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड की बात करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया इंक्लूड सराउंडिंग आइलैंड। जब आप ओशिनिया साथ में पढ़ते हैं तो आप सराउंडिंग आइलैंड्स भी वहां के ले लेते हैं। टॉपिक नंबर 2 के अंदर कंट्रीज विद डिक्रीजिंग साइज। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द कंट्रीज। अब कंट्रीज में देखिए जैसे रसिया का जो साइज है वो सबसे ज्यादा है, कनाडा है सेकंड, जो नंबर पे आता है वो कनाडा है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया। तो हमारे लिए तो इंडिया जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया साइज वाइज कंट्रीज में 7वें नंबर पर आता है और 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड इसका एरिया है। एशिया में सबसे बड़ी कंट्री रसिया है, यूरोप में यूक्रेन है, अफ्रीका के अंदर डीआरसी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, राइट, और नॉर्थ अमेरिका में कनाडा है, साउथ अमेरिका में ब्राजील। तो आपको ये सारी चीजें एक जगह पे मिल रही हैं, आप इनको रिमाइंड कीजिए, अपने नोट्स बनाइए। यहाँ कुछ और कंट्री हैं जैसे अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और देन डीआरसी दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री है साइज वाइज। एशिया में रसिया है, यूरोप में यूक्रेन है, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा है, दैट्स इट। देखिए आप देख रहे होंगे कि जो मेहनत है वो इन चीजों में लगती है। ठीक है, जो स्लाइड्स मैंने आप लोगों के तैयार की हैं ये आपको बहुत बहुत हेल्पिंग नेचर की आपको लगेंगी। मैं एज ए टीचर आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एज ए स्टूडेंट आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। यू ऑल आर माई बैचमेट्स, ओके, यू आर ऑल माई कलीग्स। तो प्लीज कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो आप मुझे बता दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंसान से गलतियां होती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कंट्रीज पॉपुलेशन वाइज। यहाँ पॉपुलेशन वाइज मैंने कंट्री का जो ग्राफ आपको दिया है दैट इज इंडिया, चाइना, यूएसए, आप इस सीरीज को पढ़ सकते हैं। उसके बाद कुछ हमारे वर्ल्ड के मेजर ओशियन हैं जो मैं आपको बता चुका हूं, जैसे कि पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक, इंडियन ओशियन दैट इज, एंड दैट इज आर्कटिक। तो पैसिफिक, अटलांटिक, देन इंडियन एंड देन आर्कटिक। यहाँ पे मैंने एरिया वाइज ऐसे है ये एरिया वाइज और डेप्थ वाइज भी। ठीक है, ये डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज, ये एरो का मतलब है डिक्रीज हो रहे हैं एरिया वाइज। देन उसके बाद कुछ प्रिंसिपल सीज हैं जो इंपॉर्टेंट सी हैं हमारे, वैसे तो बहुत सारे हैं, दैट इज साउथ चाइना सी, कैरिबियन सी, मेडिटेरेनियन सी, बैरिंग सी, गल्फ ऑफ मेक्सिको। ये मैं सब हर चीज की मैपिंग करूंगा, डोंट वरी, ये कहाँ है, ठीक है, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, कहाँ हमें इसको पढ़ना चाहिए। देन सी ऑफ ओकोत्स्क जिसको बोलते हैं, ईस्ट चाइना सी है, एंड देन हडसन बे। तो एरिया वाइज डिक्रीज हो रहे हैं, डेप्थ वाइज भी डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये मैंने प्रॉपरली एरिया वाइज और डेप्थ वाइज यहाँ पे लगाया है। ये जो मेडिटेरेनियन सी है इसको इंक्यूबेटर बोला जाता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, बिकॉज इसी रास्ते से हमारा वेस्टर्न कंट्रीज का एंशिएंट टाइम में ट्रेड होता था। तो मेडिटेरेनियन सी को इंक्यूबेटर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। ओके, देखिए आप ये देख रहे होंगे कि इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको समझाऊं। ठीक है, ये सब रिटेंशन है, आप जितना रिटेन कर पाएंगे इसका कोई तरीका नहीं है। आप अपना तरीका बना सकते हैं, मेरे पास तो नहीं है, मुझे ऐसे ही याद हो जाते हैं।
ठीक है, तो हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है, तो आप ये देखिएगा। बस मेरी आपको जो हेल्प है वो ये है कि आपको एक जगह पे कंटेंट मिल रहा है और आपको ये पता लगेगा कि किसमें क्या क्या पढ़ने की जरूरत है। जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया होगा ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें से ये हमने मिस कर दिया है, ये आप अपने एंड पर पढ़ लें। उसके बाद जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं 2023 में हमारा इंडिया जो है वो पॉपुलेशन वाइज रैंक नंबर 1 पर आ चुका है। तो यही कुछ डाटा मैंने गूगल से उठाया है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा हो चुकी है और चाइना को हमने पीछे छोड़ दिया है। तो इस चीज में आपको ये जानने की जरूरत थी। उसके बाद यूएसए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान जो है इस तरीके से ऑर्डर में आते हैं। कई बार जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट लास्ट जो भी है लिस्ट में बीच से भी पूछे जाते हैं, तो 5वें नंबर पर, तीसरे नंबर पर, और अगर नहीं भी पूछे जाएं तो वो आपसे एक ऑर्डर पूछ सकते हैं कि इनमें से सही ऑर्डर बताइए पॉपुलेशन वाइज कौन सा है। तो आप इस ग्राफ को यूज कर सकते हैं, इंडिया, चाइना, यूएसए, इंडोनेशिया एंड पाकिस्तान। तो पहले 5 तो आप लोगों को याद होने ही होने चाहिए। फाइन। उसके बाद कुछ मेजर सीज ऑफ द वर्ल्ड जो है, जो मैंने वहां लिखे उसी का मैंने यहाँ पे एक ग्राफ दिया है। मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ, जस्ट वेट ए मिनट। ये देखिए, यहाँ सी ऑफ ओकोस जो है पैसिफिक ओशियन में लाई करता है। उसके बाद जैसे सी ऑफ जापान है, ईस्ट चाइना सी है, ये सब मैंने लिखा है कौन से ओशियन में ये जो सीज हैं ये लाई करते हैं। बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशियन, अरेबियन सी इंडियन ओशियन, उसके बाद साउथ चाइना सी पैसिफिक ओशियन, उसके बाद आपका मेडिटेरेनियन सी जो है ये अटलांटिक ओशन में आता है, हडसन बे अटलांटिक ओशन में आती है, जो गल्फ ऑफ मेक्सिको है वो अटलांटिक में है, बेरिंग सी जो है वो पैसिफिक ओशियन में है, उसके बाद कैरिबियन सी जो है वो अटलांटिक ओशियन के अंदर है। तो जो जो मैंने इंपॉर्टेंट वहां ऊपर लिखे वो मैंने यहाँ पे मैपिंग करके दिखा दिए गए हैं, है ना, यहाँ दिखा दिए गए हैं आप लोगों को, तो ताकि आपको ईज मिले। अब इसके बाद आती है, सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे कुछ भी डिस्कस नहीं किया, यहाँ मैंने कुछ भी डिस्कस नहीं किया आप लोगों के साथ, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, हमने सबसे पहले आज की क्लास में एशिया को उठाया है और इस तरीके से मैं क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। एशिया जो है वो इसको उसको आपको कैसे पढ़ना है। अब सबसे पहले देखिए, आपको पॉपुलेशन यहाँ मार्क करी गई है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के जो एक्सटेंट्स हैं वो यहाँ मेंशन किए गए हैं। आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, कोई याद करता है रह जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फैक्चुअल डाटा जो है कुछ अप्रोक्सीमेटली आपको पता होना चाहिए, एग्जैक्ट की कोई दिक्कत नहीं है, और अगर याद भी है तो बहुत बेटर है। उसके बाद एशिया किस हेमिस्फीयर में लाई करते हैं, देखिए अभी आप लोग एक चीज नोट करेंगे, जिस तरीके से मैंने लेक्चर को अरेंज किया गया है, जब आप किसी भी कॉन्टिनेंट को या कॉन्टिनेंट के किसी पार्ट को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि यार देखो मुझे ये पता होना चाहिए इसके बारे में, है ना। तो ये जो मैंने अरेंज किया गया है ये मैंने जस्ट एक वर्कआउट किया कि अगर मेरा एशिया है तो उस एशिया को मैं देखूंगा किस हेमिस्फीयर में लाई करता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो आप पढ़ते हैं, राइट, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का तो यहाँ कोई रोल आया ही नहीं है, तो इक्वेटर से ऊपर की हम बात कर रहे हैं, राइट। उसके बाद ओनली सम ऑफ द इंडोनेशियन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर सदर्न हेमिस्फीयर, तो पूरे एशिया में सिर्फ इंडोनेशिया जो कि एक लार्जेस्ट आर्कीपेलागो है जिसके अंदर 13,500 आइलैंड्स आते हैं, सिर्फ उसके कुछ आइलैंड्स कुछ हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, बजाय बाकी जो है हमारा एशिया वो सारा नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। वन थिंग, फाइन। एशिया को होम ऑफ ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन बोला जाता है, यहाँ की जो सभ्यता है वो सबसे पुरानी मानी जाती है, ये उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद जो एशिया को मैंने इस तरीके से जो डिवाइड किया है व्हाट इट इज, अगर आपको एशिया को पढ़ना है सबसे पहले सोचिए इसके अंदर नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी है। उसके बाद हमने देखा कि डायरेक्शन वाइज हम देखें तो सदर्न एशिया कौन है, साउथ ईस्ट एशिया में कितनी कंट्रीज कौन कौन आता है, देन वेस्ट एशिया है, उसके बाद सेंट्रल एशिया है, उसके बाद नॉर्दर्न जो एशिया है जिसके अंदर रसिया आता है, रसिया का 77% हिस्सा ही एशिया में लाई करता है, जो बाकी का 23% हिस्सा है वो यूरोप में लाई करता है। तो एशिया के संदर्भ में देखें तो 77% हिस्सा जो है वो हम एशिया में पढ़ते हैं। उसके बाद ईस्ट एशिया के अंदर कुछ 6 कंट्रीज आती हैं, जैसे चाइना, मंगोलिया, ये सब कंट्रीज हम पढ़ने वाले हैं, जापान। तो ये 6 कंट्रीज जो है वो ईस्ट एशिया में आती है। तो एक एक करके
आज मैं सिर्फ सदर्न एशिया के अंदर, ये भी मैंने यहाँ पे आपके लिए काम कर दिया है कि सदर्न एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, सबकी मैंने कंट्रीज और उनकी कैपिटल्स को यहाँ मार्क कर दिया है। ठीक है, और म्यांमार को लेके भी मैं आपको डिस्कशन करूंगा जब मैं साउथ ईस्ट एशिया में आऊंगा। देखिए यहाँ एक लिस्ट दी गई है, लेकिन एक एक करके मैं ये सब डिस्कस करने वाला हूँ, हर एक कंट्री को, उसकी कैपिटल को, क्या इंपॉर्टेंस है, एवरीथिंग। ठीक है, मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को इंटरनेशनल रिलेशन नहीं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, ये मेरी जो है, ये मैं ध्यान रखूंगा इस बात का। नहीं तो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को इंटरनेशनल रिलेशंस में कनेक्ट करके भी पढ़ सकते हैं, वो बहुत मजा आता है उस चीज में लेके। तो आज हम पढ़ते हैं जो सदर्न एशिया। ठीक है, तो सदर्न एशिया में यहाँ देख लीजिए, सेंट्रल एशिया में ये जो 5 कंट्रीज आती हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। सो ईस्ट एशिया में चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान। ठीक है, काफी स्ट्रैटेजिक इंपोर्टेंस की कंट्रीज हैं ये, तो हमें इनको डिटेल में तो पढ़ना ही पड़ेगा, प्लस इनकी ज्योग्राफी हमें पढ़नी ही है। देखिए, ज्योग्राफी में ऐसे काम होता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है वेस्ट टू ईस्ट, तो आप देखेंगे हमारे पेपर में कंट्रीज को, कैपिटल्स को, माउंटेन्स को, रिवर्स को, राइट, वो कंट्री जहां से इक्वेटर पास हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है ना, तो इन इन सबको वो एक ऑर्डर में अरेंज करने के क्वेश्चंस आपसे पूछता है, राइट। तो वही चीजें मैंने यहाँ पे काम किया है। तो प्लीज मैं यहाँ पे रोक भी रहा हूँ स्लाइड्स को, आप इनके स्क्रीनशॉट्स लेके अपनी पीडीएफ फाइल बना सकते हैं, अदरवाइज ये पीडीएफ फाइल आप मुझसे ले भी सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे, जैसे मैं कह रहा था कि अगर आप ग्राफिकली चीजों को नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, आप एक प्रॉब्लम में होंगे। मैंने यहाँ पे क्या काम किया है, देखिए मैंने सिर्फ और सिर्फ सदर्न एशिया को पढ़ने की कोशिश की है, और ये मेरी मैप बुक का ही मैंने फोटो यहाँ पे चिपका दिया है। आप इस पे काम कीजिए, लोकेट कीजिए कि इंडिया कहाँ है, पाकिस्तान, देन अफगानिस्तान, देन चाइना, मंगोलिया, रसिया, जो कि सदर्न एशिया में नहीं आते, बस मैंने दिखा दिए हैं। तो सिर्फ हमें ये पढ़ना है, ये चीज, ये, राइट। तो यहाँ जो है मैंने इनकी करेंसीज को भी मेंशन किया, मैं एक बार बता देता हूँ। अफगानिस्तान के अंदर अफगानी, उसके बाद मालदीव्स के अंदर रफिया, और बांग्लादेश के अंदर ढाका की जो कैपिटल है टका, टका वहां पे करेंसी है, और भूटान की जो करेंसी है थिम्फू, उसके अंदर नगुल त्रुम, ये इनकी करेंसी है। और बाकी जितनी कंट्री जो मैंने छोड़ दी हैं इनके अंदर रुपी है, जैसे नेपाल का रुपी, इंडिया का रुपी, पाकिस्तान का रुपी, तो ये सब इनकी करेंसी है। तो आप इनको, टका को, रफिया को, अफगानी को और नगुलतुम को आप याद रख सकते। उसके बाद आइए, तो सबसे पहले हमने बात की थी, हम सदर्न एशिया की बात करें तो सदर्न एशिया के अंदर आपको सार्क जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका आपको पता होना चाहिए, दैट इज स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो 8 दिसंबर 1985 को हुई, राइट। उसके बाद अर्लियर इसके पास 7 मेंबर थे और ऑब्जर्वर थे 9। कौन कौन थे ऑब्जर्वर में? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पे अफगानिस्तान जो है ये सबसे न्यूएस्ट मेंबर है, जो कि 13th एनुअल समिट के अंदर, जो कि 2005 में हुई थी, तब अफगानिस्तान हमारा न्यू मेंबर बना था सार्क का। तो ये जो 8 कंट्रीज हैं, ये 8 कंट्रीज जो सदर्न एशिया की 8 कंट्रीज हैं, ये सार्क कंपोज करती हैं। यानी कि आप लोग जो कि सार्क, जब कोई सार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, मान लीजिए बेसिक क्वेश्चन ये है कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो आप सदर्न एशिया को इसको याद रख सकते हैं। तो सदर्न एशिया के अंदर ये सातों कंट्री, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 कंट्रीज जो है ये कंपोज करती हैं। जो एरियाज ऑफ कॉपरेशन है, यानी कि जो सार्क की फंक्शनिंग है, वो ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को लेके होती हैं, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट से रिलेटेड इशू है, नेचुरल डिजास्टर एंड बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक ट्रेड एंड फाइनेंस, सोशल अफेयर्स, इंफॉर्मेशन एंड पॉवर्टी एलिविएशन, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, साइंस टेक, एजुकेशन, सिक्योरिटी एंड कल्चर। जितने भी स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं आप देख रहे हैं, इनके अंदर इनका एरिया ऑफ कॉपरेशन चलता है, राइट। तो ये सार्क जो है, ये हमारा साउथ एशियन एसोसिएशन
और रीजनल कोऑपरेशन है जिसकी एस्टेब्लिशमेंट 1985 में हुई थी। तो साउथ एशिया को पढ़ते हुए सार्क ग्रुप की जो है याद आपको आनी चाहिए। उसके बाद इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जो हमारी अपने पड़ोसियों को लेकर जो पॉलिसी है, इंडिया का मानना है कि इंडियाज विजन ऑफ बिल्डिंग वासुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब होता है द वर्ल्ड एज ए वन फैमिली, मतलब ये यूनिटी के अंदर, वननेस के अंदर जो है वो बिलीव करते हैं। तो इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी को भी आप जो ये वासुदेवा कुटुंबकम के नाम से याद रख सकते हैं कि पूरी दुनिया एक है और हमें एक रहकर ही आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद अफगानिस्तान को लेके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ, कि जो अफगानिस्तान है, अकेला अफगानिस्तान ऐसा है जहां पे साउथ एशिया का, सेंट्रल एशिया का और वेस्ट एशिया का एक जंक्शन है। ठीक है, तो ये तीनों का ट्राई जंक्शन है, साउथ एशिया का, सेंट्रल एशिया का और वेस्ट एशिया का। 3 माउंटेन पासेज यहाँ आते हैं। 3 माउंटेन पासेज जो मेन मेन है सदर्न एशिया के अंदर, जिसको केजीबी पासेस बोलते हैं, दर्रे जिसको बोलते हैं, खाइबर पास, गोमाल, बोलान पास। ठीक है, ये कहाँ है, यहाँ पे मैंने देखिए, आप देख रहे हैं, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर आप ये खाइबर पास देख रहे हैं। यहाँ भी मैंने एक और ग्राफ लिया है जिसमें ये तीनों पास मैंने दिखाए हैं, खाइबर पास, गोमल पास और बोलन पास। ठीक है, तो ये पासेस यहाँ दिखाए गए हैं जिसको केजीबी पासेस बोलते हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर ये लाई करते हैं। उसके बाद एक चगाई हिल्स है जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेस्ट साइट है, जैसे हमारी पोखरन है, और ऐसे ही न्यूक्लियर टेस्ट साइट है ये, और ये बलूचिस्तान एरिया के अंदर लाई करती है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, मैंने एक पिक्चर लिया है यहाँ। इनह्यूमन इम्पैक्ट ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स टेस्टेड बाय पाकिस्तान इन चगाई, द हिरोशिमा ऑफ ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान, राइट। सो बलूचिस्तान एरिया में ये लाई करता है पाकिस्तान के अंदर। कुछ लाइंस मैंने यहाँ डिस्कस की हैं सदर्न एशिया को लेके, जैसे हमारा इंडिया से रिलेटेड ये सारी चीजें हैं। तो ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान को जो सेपरेट करती है वो ड्यूरेंट लाइन है। रेड क्लिफ लाइन जो है वो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश के बीच में है। और मैकमोहन लाइन हमें इंडिया एंड चाइना, इन दोनों को सेपरेट करती है। कुछ रिमार्क्स यहाँ दिए गए हैं एशिया को लेके कि इस एरिया के अंदर ये तीनों जो रिलीजन है ये सबसे ज्यादा डेवलप हुए, हिंदुज्म, इस्लाम और बुद्धिज्म। लार्जेस्ट सिटीज को लेके आप देख रहे हैं, डीएम, डीके, केएल, बीसी, एच ए। आप कोई भी इस तरीके से एक सीरीज बना सकते हैं याद रखने के लिए। तो एशिया के अंदर दिल्ली, मुंबई, ढाका, कराची, कोलकाता, लाहौर, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद। जो काम आप लोगों को करना है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे करके रख दिया है। तो आप देखें, ये सारी जो सिटीज हैं ये साइज वाइज जो है मैंने यहाँ पे लगा दी हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, आप इनको याद कर सकते हैं। देन यहाँ पे एक आती है मकरन कोस्ट रेंज। तो ये देखिए, ये वाली, ये पाकिस्तान टुवर्ड्स अरेबियन सी, तो जहां से अरेबियन सी की तरफ जो ये वाली कोस्ट है इसको मकरान कोस्ट बोलते हैं, गल्फ ऑफ ओमान की साइड, इंडियन अरेबियन सी के अंदर। एक यहाँ पे ही एक गवादर पोर्ट है, गवादर पोर्ट की काफी इंपॉर्टेंस है, जैसे कि चाइना जो है, जो सीपीईसी है चाइना की, तो उसके लिए इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक एरिया है ये। सारा ट्रेड अफ्रीका से या फिर जो अरब कंट्रीज है वहां से चाइना इस ग्वादर पोर्ट के थ्रू करता है। इसके बाद देखिए, पाक स्टेट आपको पता होनी चाहिए, और गल्फ ऑफ मन्नार जो कि हमारे श्रीलंका और इंडिया के बीच में है, यहाँ गल्फ ऑफ मन्नार है और यहाँ पाक स्टेट है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने यहाँ दिए हैं। इक्वेटर पासेस थ्रू द मालदीव्स इन साउथ एशिया। साउथ एशिया के अंदर इक्वेटर मालदीव से पास होता है सिर्फ। एशिया के अंदर इक्वेटर पासेस थ्रू मालदीव्स। अगर पूरे एशिया की बात करें तो मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरबती जो कि ओशिनिया का पार्ट है। इक्वेटर पासेस थ्रू 13 कंट्रीज। इक्वेटर पासेस थ्रू 13 कंट्रीज। वो 13 कंट्रीज मैंने यहाँ पे दिखाई है, ये देखिए, कोलंबिया, इक्वाडोर, यहाँ पे सेओ टोमे, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, युगांडा, सोमालिया, ये किरिबाती, इंडोनेशिया, मालदीव्स, कीनिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो एंड गैबोन, ब्राजील। तो इस तरीके से 13 कंट्रीज से ये पास करता है। इंडिया एंड बांग्लादेश जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लाइक करते हैं। ठीक है, तो
जो कि काम हमने यहाँ पे किया है, ये यहाँ पे साउथ एशिया जो है आपका खत्म होता है। तो साउथ एशिया के अंदर कुछ ज़्यादा खास बातें हैं नहीं, और अगर देखा जाए तो हमारा इंडिया तो इसी में लाई करता है, तो खास बातें तो सिर्फ यही हैं। ओके, लेकिन मैं स्टेप वाइज मैनर के अंदर ही इन चीज़ों को डिस्कस करूंगा। डोंट वरी एट ऑल, अगर कुछ छूट भी जाता है तो दूसरे पार्ट में, दूसरी वीडियो में कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर साउथ ईस्ट एशिया को देखेंगे। साउथ एशिया के अंदर आपने देखा 8 कंट्रीज आती हैं। इन 8 कंट्रीज की एक दूसरे के साथ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, जो कि सार्क के थ्रू है। और सार्क में जिस जिस एरिया में कॉपरेशन ये एक दूसरे के साथ करते हैं, वो मैंने आपको एक चार्ट में दिया है। प्लस हमारी इंडिया की जो नेबरहुड पॉलिसी है, वासुदेवा कुटुंबकम, जो कि हमारा वर्ल्ड जो है वो यूनिटी को वर्ल्ड जो है वो एक यूनिटी तरीके से, यूनाइट तरीके से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरा, उसके बाद जो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को लेके कुछ फैक्ट्स जो थे वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं कि एशिया के अंदर 13 कंट्रीज टोटल जो है, टोटल इक्वेटर जो है वो 13 कंट्री से पास करता है। और एशिया में वो कौन कौन है, यहाँ पे मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरिबती। उसके बाद इंडिया बांग्लादेश है, जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। ये कुछ फैक्ट्स थे। और सिर्फ साउथ एशिया में देखें तो सिर्फ और सिर्फ मालदीव से हमारा इक्वेटर पास होता है। प्लस कुछ 3 पासेस की और एक पोर्ट की और एक कोस्ट रेंज की, जो कि अरेबियन सी में खुलती है पाकिस्तान की तरफ से। ये चीजें यहाँ बताई गई हैं। किस किस तरीके के रिलीजन हमारे यहाँ डेवलप हुए और किस तरीके की सिविलाइजेशन थी। हमारे एशिया की सिविलाइजेशन को सबसे पुरानी सिविलाइजेशन माना जाता है। तो सारी चीजें मैंने यहाँ पे स्टेप वाइज मैनर में आपको दे दी हैं। आप इनको रिवाइज करते रहें। उसके बाद कुछ जो मैपिंग है, वो मैपिंग आपको प्रैक्टिस करनी है। आप ऐसा ना सोचें कि ये सारा वर्कड आउट आपको दे दिया गया है। आप अपना मैप उठाएं, ब्लैंक मैप, उस ब्लैंक मैप में इन सारी चीज़ों को लोकेट करके देखें, अपने एटलस में इन चीज़ों को ढूंढें और फिर आगे बढ़ें। तो थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट साउथ ईस्ट एशिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसकी क्या क्या पॉलिसीज हैं, इंडिया क्या पॉलिसीज रखता है साउथ ईस्ट एशिया के लिए, और किस किस कंट्री का हमारी इंडिया के लिए क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, और उनका जोग्राफिकल एरिया, उनकी रिवर्स। ये जो रिवर्स हैं, मैंने यहाँ पे साउथ एशिया के अंदर कोई रिवर्स को डिस्कस नहीं किया है, माउंटेन्स को डिस्कस नहीं किया है। मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया है क्योंकि जब आप इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जैसे नेपाल की साइड, तो आप माउंट एवरेस्ट वगैरह, कंचनजंगा, केटू, जो भी हमारी मेजर पीक्स हैं, ये आप तब पढ़ते ही हैं, तो ये सब वहाँ कवर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको ये इंट्रो, ये शायद 27 मिनट 28-30 मिनट की जो वीडियो है, इसके अंदर आज ये सिर्फ लंबा समय इसलिए लगा है क्योंकि हमारी फर्स्ट वीडियो है, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि चीज़ों को डील कैसे करना है। प्लस आज हमने साउथ एशिया को डिस्कस किया है, जिसके अंदर 8 कंट्रीज आती हैं। तो टोटल 48 कंट्रीज में से 8 कंट्रीज को हम डिस्कस कर चुके हैं। कंटेंट मैं आपको दे चुका हूं, सबकी कैपिटल, सबकी करेंसीज। ओके, और एक ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ साउथ, एक्सटेंट, ऑर्डर, सब हमने डिस्कस किया। सो मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद साउथ ईस्ट एशिया। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।